खाली हाथ आई बहू का धन दौलत से स्वागत। माँ, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। बेटी, तू अपने घर के हालात तो जानती ही है ना। तेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से तेरी 12वीं की पढ़ाई करवाई है। इसका मतलब मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी ना। कोई बात नहीं माँ, मैं शिकायत नहीं करूंगी। ऐसे बोलकर राधा अपने कमरे में चली जाती है। राधा के माँ बाप बहुत गरीब थे। उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे, जिस वजह से राधा की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ऐसे कुछ समय गुजरता है। एक दिन राधा की माँ उससे कहती है, राधा, आज तुम्हारे पिताजी खाना खाने घर पर नहीं आएंगे, इसलिए तुम उनका खाना खेत में ही दे आओ। माँ के कहने पर राधा खाना देने चली जाती है। तभी उसकी टक्कर एक नौजवान जतिन नाम के लड़के से हो जाती है, जिस वजह से उसका सारा खाना बिखर जाता है। ये क्या किया और कौन हो तुम? देखो, मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हें जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। मेरी वजह से तुम्हारा खाना सारा बिखर गया, लेकिन तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे इस साइड होकर चलना चाहिए था। तुम मेरी फिक्र मत करो, अब मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जतिन अपने घर आने के बाद भी राधा के बारे में ही सोचता रहता था। कोई इतना दयालु किसी अजनबी के साथ कैसे हो सकता है? मेरे घर में अगर किसी से कांच का ग्लास भी टूट जाए तो मरने मारने पर बात आ जाती है। वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। जतिन को राधा और उसका स्वभाव पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। फिर धीरे धीरे जतिन ने उसके घर का पता निकाला और एक रोज राधा के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। तभी राधा की माँ जतिन से कहती है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम गांव के अमीर परिवार के बेटे हो, फिर तुम्हें हम जैसे गरीब की बेटी का ही हाथ क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे इंसान से रिश्ता जोड़ना है, न कि सामान और पैसों से। इसीलिए मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। जतिन अपनी बातों से राधा के माता पिता का मन जीत लेता है और वो खुशी खुशी मंदिर में उन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर जतिन शादी होने के बाद अपने घर पर फोन करके सारी बात बता देता है। तभी घर के सभी लोग उन दोनों के आने की खुशी में घर के अंदर तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जतिन की माँ अपने नौकर से कहती है, राजू और विमला, जरा जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, क्योंकि मेरा बेटा बहू ला रहा है। माँ जी, जरा एक नजर देखना, थाली ठीक तो सजाइए ना? हाँ सही है, जल्दी जल्दी काम करो। तभी थोड़ी देर बाद ही जतिन राधा का हाथ पकड़कर अपने घर ले आता है। उसका आलीशान घर देखकर राधा हैरान रह जाती है, लेकिन राधा को देखकर उसकी सास और उसकी जेठानी का मुंह बन जाता है। इस लड़की को लाया है तू मेरे घर की बहू बनाकर? सांवला रंग, साधारण कपड़े, न कोई गहने, साधारण चेहरा और धन दौलत से भरे ससुराल में खाली हाथ बहू। माँ, राधा के पास में भले ही वो सब नहीं है जो आपने गिना दिया है, लेकिन इसके पास अच्छे संस्कार और अच्छा चरित्र है। मुझे इसके चरित्र का क्या अचार डालना है? ले जा, नहीं पसंद मुझे तेरी ये पत्नी। वैसे हद हो गई इस लड़की की, ये जानते हुए भी कि उसका धन दौलत से भरा ससुराल है, फिर भी ये लड़की यहाँ खाली हाथ चली आई। सब लोग उसको ऐसे ही ताना मार कर अंदर चले गए। तभी जतिन भी राधा को अपने कमरे में ले जाता है। जैसे तैसे करके 2-3 दिन राधा अपने कमरे में ही गुजार लेती है। फिर एक दिन जतिन राधा को साड़ी लाकर देता है और उस साड़ी को पहनकर राधा नीचे हॉल में जाती है। उसे देखकर जानकी फिर से अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। गरीब घर से खाली हाथ आई ये लड़की कैसे मेरे बेटे के पैसों पर राज कर रही है? राधा डरती हुई अपनी सास को नमस्ते करती है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता था, जिस वजह से राधा को अपनी ससुराल में अपनेपन का एहसास नहीं होता था। यहाँ सभी कैसे लोग हैं, एक साथ होने के बावजूद भी अपने से नहीं लगते। ये घर तो है लेकिन परिवार नहीं। उसी दिन से राधा अपने मन में ठान लेती है, ठीक है, अब मैं खाली हाथ आई हुई बहू का ठप्पा भी अब अपने ऊपर से हटाऊंगी और इस बंगले को भी अपना घर बनाऊंगी। अब वो उस घर में सुधार करने लगती है। एक रोज राधा घर के नौकर से कहती है, राजू अंकल, अगर मैं आज से आपको राजू काका कहूँ और आपको विमला से विमला काकी कहूँ तो कैसा रहेगा? आपको जो मन करे मालकिन वो कहो। वैसे भी ऐसे घर में हम नौकरों को इज्जत देकर कौन ही बुलाता है। नौकर है तो नौकर ही कहकर बुलाते हैं। नहीं, आज से आप नौकर नहीं, इस घर का हिस्सा हो। और मैं ये कह रही थी रामू काका, आज से रसोई में आपका काम करना बंद, क्योंकि रसोई में खाना मैं और काकी मिलकर बनाया कर। तभी ये बात उसकी जेठानी सुन लेती है। सही है, खाली हाथ आई लड़की रानियों की तरह राज करती, अच्छी भी नहीं लगेगी। इस तरह उसकी जेठानी उसको दिन भर ताने मारती रहती है, लेकिन राधा घर में किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। फिर एक दिन राधा घर में एक तुलसी का पौधा खरीद कर लाती है। ये एकाध पौधा लाकर तू ये मत सोचना तूने बहुत बड़े तीर मार दिए, तू खाली हाथ आई हुई बहू ही है। मैं जानती हूँ माँ जी, और मैं एक दिन ये साबित भी कर दूंगी कि मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। और पौधा मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता की पूजा कर सके। अगर पूरा परिवार मिलकर इस तुलसी की पूजा करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए तो मना नहीं करेंगी ना आप? अगले दिन राधा आंगन में उस तुलसी के पौधे को लगा देती है और अब पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर उस पेड़ की पूजा करने लगता है, जिसकी वजह से अब परिवार एक साथ बनता चला जाता है।
फिर एक रोज राधा अपने आप से कहती है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, अब परिवार में काफी सुधार आता जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझ पर एक ठप्पा है कि मैं खाली हाथ आई हूँ। लेकिन अब मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगी ताकि मैं माँ जी को कुछ पैसे कमा कर दे सकूं। अगले दिन से ही राधा बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन बेचारे गांव के बच्चे इतने गरीब होते थे जिस वजह से राधा का उनसे पैसे लेने का मन नहीं किया, और ऐसे ही राधा ने करीब 3 महीने तक उन बच्चों को बिना पैसों के पढ़ाया। एक शाम, क्यों री बहू, तू रोज घर से मैडम बनकर जाती है, आज तक घर में कुछ लाई भी नहीं, तेरी तनख्वाह कहाँ है? राधा कुछ कह पाती तभी अचानक उसके घर के बाहर गांव के कुछ लोग आते हैं और राधा को आवाज देने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सास बहू दोनों बाहर आ जाती हैं। राधा को देखकर एक गांव की औरत कहती है, राधा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे गरीब बच्चों को बिना पैसों के पढ़ाया, उसको इस काबिल किया कि वो आज टेस्ट क्लियर कर पाई और उसका बड़े स्कूल में मुफ्त में एडमिशन हो गया। तुमने मेरी बेटी को भी पढ़ाया था ना, उसे भी अच्छे स्कूल में 12वीं तक मुफ्त पढ़ाया जाएगा और वहीं पढ़ने के लिए चली गई है। तुम हमारे बच्चों की खुशी में देवी बनकर आई हो। जानकी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें सरस्वती जैसी बहू मिली है। गांव के सभी लोग राधा की तारीफ करने लगे, जिसे सुनकर जानकी का कठोर दिल भी पिघल जाता है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा खाली हाथ आने का ताना दिया, लेकिन तुमने आज मुझे वो दिया है जो आज तक मेरी बड़ी बहू ने नहीं दिया। तुमने मेरे घर को स्वर्ग बनाया है। तुम इस घर की बहू नहीं, लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। माँ जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आपने मुझ गरीब को अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है। बहू, आज से तुम गरीब नहीं, इस घर की रानी हो और आज मैं तुम्हारा धन दौलत से स्वागत करूंगी। तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आई। जानकी अंदर जाकर अपनी तिजोरी में से बहुत सारी नोटों की गड्डी लाती है और अपनी छोटी बहू के ऊपर नोटों की गड्डी फेरती है। राजू काका, इन पैसों को गांव के सभी गरीबों में बंटवा दो। जानकी का इतना प्यार देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके ऊपर लगा खाली हाथ आने का ठप्पा भी हट जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अर्चना है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की।
अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस, फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं। ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूध, दही, सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं।
अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।